हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा टॉपिक है ये है वुंड एंड बोन हीलिंग, यानी कि जो हमारा वुंड है वो कैसे ठीक होता है, वो रिपेयर कैसे होता है। जब कभी हमारे बॉडी में कहीं पे वुंड हो जाता है या कहीं बोन में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो हील कैसे होता है। हील का होता है भरना, फिल करना, वो कैसे फिल होगा तो उसमें के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हीलिंग। तो हीलिंग बॉडी जो रेस्पॉन्स करती है इंजरी में और वो रीस्टोर होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन के दौरान, उसको हम हीलिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें टू डिस्टिंक्ट जो प्रोसेस होते हैं, पहला है रीजनरेशन और दूसरा है रिपेयर। पहले हम बात करेंगे रीजनरेशन के बारे में। तो जब हमारी हीलिंग जो है वो टेक प्लेस करती है, प्रोलिफ्रेशन जो हमारे प्रोलिफ्रेट करती है, पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं जो कि परमानेंट सेल के नाम से जाने जाते हैं, और उनका जो रिजल्ट होता है वो कंप्लीट रिस्टोरेशन होता है और ओरिजिनल टिश्यू जो हैं अपनी जगह आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं वो अपनी फॉर्म में आ जाते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाते हैं, उसको हम रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है व्हेन हीलिंग टेक प्लेस बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स। यानी कि जो हमारे जो जितने भी सेल्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा हीलिंग करते हैं, अपना प्लेस ले लेते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो फाइब्रोसिस होता है और स्कारिंग होता है। स्कार का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा टिश्यू जो है ग्रोथ कर जाते हैं। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स जो होते हैं वो दोबारा आ जाते हैं, तो कभी कभी उनमें जो है स्कार भी बन जाता है, नई चीज़ें बन जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिपेयर। इसके बाद है एट टाइम्स बोथ प्रोसेस जो है टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये साइमल्टेनियसली एक ही प्रोसेस के दौरान जो है अपना जो काम है ये करते हैं, एक ही टाइम पर करते हैं। जैसे ये हमने बताया आपको, यहाँ पे वुंड हीलिंग हो रहा है। जैसे क्या हुआ, यहाँ पे एकदम ब्लड निकल रहा है, तुरंत इसको अभी क्या हुआ, इंजरी हुई, और इंजरी होने के बाद में ब्लड का निकलना स्टार्ट हो गया। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, कैटेगरीज ऑफ वुंड हीलिंग, फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वुंड हीलिंग। यानी कि इसमें सबसे पहले स्टेज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी कैटेगरीज देखेंगे, वुंड की हीलिंग की क्या कैटेगरीज होती है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो वुंड हीलिंग में आते हैं। तो इसमें पहले डेफिनेशन है मैकेनिज्म वेयर बाय द बॉडी अटेम्प्ट टू द रीस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंजर्ड पार्ट। यानी कि जो हमारा इंजर्ड पार्ट होता है उसमें एक मैकेनिज़्म होता है, उस मैकेनिज़्म के द्वारा हमारी जो बॉडी होती है वो रीस्टोर होती है, दोबारा जो हमारा जो सेल्स हैं दोबारा आ जाते हैं और हमारा जो भी वुंड होता है वो ठीक हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनरेशन एंड रिपेयर, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है रीजनरेशन, यानी कि जो हमारे पहले सेल्स थे, जो ओरिजिनल सेल्स थे वो दोबारा आ जाते हैं और फिर वो रिपेयर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा जो पूरा का पूरा जो वुंड है वो हील हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। ये इसमें स्टेजेस बता रखे हैं जो हमने बताया था स्टेजेस। इसमें वी गोट ए ब्रेक पिच इट अप नाउ, यहाँ पे एकदम देखो ये ब्रेक हो गया, सामने जो है ये बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे इंजरी हुई, ब्रेक हो गया ये। और जो अगला हमारा स्टेप है उसमें वी डिड इट, हमने क्या किया, इसमें टाँके लगा दिए, ये ऊपर से इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे टाँके लगा दिए। और व्हाट इज़ अगेन व्हाट आर द हैपनिंग आउट देयर, ठीक है ना, देखो इसमें से पूरा दिखा रखा है, यहाँ पे ये सेल्स निकलते हैं। और ग्रोस गाइड जो है क्वाइट पिकिंग योर स्कब, उसके बाद में जो हमारा घाव है ये एकदम पूरा जो है ये ग्रोस हो जाता है, फट जाता है और इसमें स्कब बन जाता है, जिसको हम बाद में टाँके के द्वारा ठीक करते हैं। ये हीमोस्टेसिस है। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन ऑफ ब्लड इन फ्लूइड स्टेट्स, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो मेंटेन होना चाहिए, फ्लूइड स्टेट में होना चाहिए। इसमें नॉर्मल हेमोस्टेसिस होते हैं। नॉर्मल हेमोस्टेसिस का मतलब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस दैट मेंटेन ब्लड इन फ्लूइड स्टेट इन नॉर्मल वेसल्स। हमारे जो वेसल्स होते हैं और हमारा जो ब्लड है वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए फ्लूइड स्टेट में, ताकि ब्लड हमारा घूमता रहे, जाता रहे। फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोपोइटिक क्लोट साइट ऑफ द वेस्कुलर इंजरी, जहाँ पे भी इंजरी होती है वहाँ पे हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, प्लग बनाते हैं, उसको भर देते हैं घाव को, और भरने के बाद हमारा पहले जैसा जो ब्लड है वैसा वो अपना घूमना शुरू हो जाता है। इनिशियल इंजरी क्या होता है, ट्रांजिस्ट आर्टियोलर वेसोकंस्ट्रिक्शन
प्राइमरी हीमोस्टेसिस, यानी कि सबसे पहले जो इनिशियल इंजरी होती है उसमें क्या होता है, जो आर्टरी होती है, आर्टियोलर जो हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी वैसो का मतलब वेसल्स कंस्ट्रिक्शन माने पतला हो जाता है, थोड़ा वो नैरो हो जाता है, यानी कि एकदम वाइड नहीं होता है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेशन। सबसे पहले प्लेटलेट आएंगे, अपनी शेप को बदलेंगे, ग्रैन्यूल सिक्रीशंस करेंगे वहाँ पे, उसमें सेरोटोनिन निकलेगा और वॉन ब्रिलांट डिसऑर्डर, वॉन ब्रिलांट जो है वहाँ पे एक हार्मोन निकलेगा और सारा का सारा जो प्लेटलेट है वहाँ पर वो एग्रीगेशन होंगे और वहाँ पे हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा। प्लग का मतलब होता है सारे प्लेटलेट जो मिलके वहाँ पे ब्लड को जो है वहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे और ब्लड हमारा जो है थोड़ा बहुत वहाँ पे बंद हो जाएगा। इसके बाद जो आगे जो काम शुरू होगा वो सेकेंडरी हीमोसिस होता है। इसमें टिश्यू फैक्टर और कोगुलेशन फैक्टर जो है अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे लिखा है टिश्यू फैक्टर प्लस फैक्टर 7 इनिशिएट करता है कोगुलेशन कैस्केड को और थ्रोम्बिन जो है जनरेट करता है, वो क्लीव करता है फाइब्रिनोजन को तो फिब्रिन में बदल देता है। और फिब्रिन जो मैस वर्क होता है वो एडिशनल प्लेटलेट वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एक्टिवेशन होता है, कंसोलिडेट होगा, प्लेटलेट प्लग बनेगा और जो हमारे प्लेटलेट हैं वहाँ पर वो सारे वहाँ पे हेल्प करेंगे प्लग बनने में और जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर हैं उसको घाव को सीज करने में मदद करेंगे। फिब्रिन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा और परमानेंट प्लग जो है बन जाएगा वहाँ पे। उसके बाद काउंटर रेगुलेशन होगा मैकेनिज्म का यहाँ पे और TPA जो है लिमिट होगी जिसको हीमेटोपिक प्लग टू बी साइड द इंजरी हम के नाम से जानते हैं। उसमें प्लग होगा, फिर वहाँ पे सारे क्लोटिंग फैक्टर मदद करेंगे और वहाँ पे कैस्केड होगा और हमारा जो वुंड है वो परमानेंट जो है भर जाएगा। ये है इंटेंसिव पाथवे और ये है एक्सटेंसिव पाथवे। इसमें क्या दिखा रखा है यहाँ पे, टिश्यू इंजरी हुई, टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोबिस्थेनिन निकला, टिश्यू फैक्टर जो है यहाँ पे 7A आया और ये है फिर जो कैल्शियम की हेल्प से ये 10th A में यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है यहाँ पे हैगमैन फैक्टर मिलेगा इसको जो 12 होता है और प्रोकालिक्रिन जो है कैरेक्लिन में इसको चेंज करेगा। HMW के यहाँ पे कोलेजन आएगा, हाई मोलेकुलर वेट किनोनजन, ये 12th A में बदलेगा, फिर 11 जो है 11th A में और 9th जो है वो यहाँ पे 9th A में, फिर 8 फैक्टर हेल्प करेगा और फिर ये जाके जो है कैल्शियम की हेल्प से 10th में चेंज हो जाएगा और 10th A जो है इधर से भी इंटर और दोनों तरफ से आएगा। फिर यहाँ पे थ्रोम्बिन बनेगा और थ्रोम्बिन के बाद जो है फिर यहाँ पे एकदम जो हमारा क्रॉस लिंक होगा यहाँ पे कॉमन पाथवे में ये एंटर कर जाएंगे और कॉमन पाथवे में जो है यहाँ पे बन जाएगा हमारा एकदम परसीज हो जाएगा, घाव एकदम बंद हो जाएगा। ये येलो कलर से फॉस्फोलिपिड दिखाया, PF दिखाया जिसको मदद करता है और ये कैल्शियम है, ये एक्टिव है जो एक्टिवेट करते हैं और ये इनएक्टिव है जो उसको इनएक्टिव करता है। ये कलर के हिसाब से दिखाया हुआ है पूरा का पूरा। और ये हमारा जो है बोन के बारे में है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन है और जिसमें क्या होता है यहाँ एंडोथीलियम हमारा सेल्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये आर्टियोल स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पे साइट ऑफ इंजरी है, ये ECM है कोलेजन, ये रिफ्लेक्स वैसो कंस्ट्रिक्शन है, ये एंडोथीलियल रिलीज है कॉजी जो वैसो जहाँ से फ्लूइड निकलता है जिसके कारण वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, हमारा जो वेसल्स है वो पतला हो जाता है और ब्लड कम निकलता है। ये प्राइमरी हीमोस्टेसिस है हमारा शुरुआत में। यहाँ पे एंडोथीलियम जो होता है यहाँ से निकलता है वॉन ब्रिलांट डिसऑर्डर, वॉन ब्रिलांट हार्मोन वो उसको मदद करता है प्लेटलेट को आने के लिए। जब प्लेटलेट सारे एक साथ में आते हैं ये कोलेजन है जो हेल्प करता है। और ये हमारा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है, यहाँ पे क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन, टिश्यू फैक्टर, थ्रोम्बिन एक्टिवेशन, फिब्रिनोलाइजेज एक्टिवेशन और टिश्यू फैक्टर इसको हेल्प करते हैं फिब्रिन बनने में। और ये D पार्ट है हमारा लास्ट वाला एंटी थ्रोम्बिक एक्टिवेंट जो वहाँ पे खून एकदम बंद हो जाता है। इसमें फाइब्रिनोलाइसिस होता है, रिलीज होता है, थ्रोम्बोबिस्मिलिन होता है, ब्लॉक करता है कोगुलेशन कैस्केड को। और यहाँ पे टेपर्ड होता है न्यूट्रोफिल जो आके वो यहाँ पे मदद करता है, उसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको एनगल्फ कर लेता है। टेपर्ड करते हैं रेड सेल्स को बंद कर देते हैं और पॉलीमराइज करता है फिब्रिन को, हमारा ब्लड निकलना एकदम बंद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है हमने बताया आपको कि हमारी बॉडी में जो हीलिंग होता है वो किस प्रकार होता है, कैसे होता है। आप इस वीडियो को देखना और अच्छे तरीके से समझना। थैंक यू बच्चों।